हाय गर्ल्स। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रही हैं और सारा का सारा वीडियोस भी फॉलो कर रही हैं, अपना नोट्स बना रही हैं। आई नो दैट इट इज़ बीइंग डिफ़िकल्ट, क्लासरूम इंटरेक्शन नहीं होने के वजह से काफ़ी सारे प्रश्न जो आपके मन में आते हैं जब आप इस चैप्टर को पढ़ रही हैं, तो वो तुरंत मैं सल्यूशन नहीं दे पाती हूँ, उनको डाउट्स को नहीं क्लियर कर पाती हूँ, या वो डिस्कशंस जो आप करना चाहती हैं अभी फ़िलहाल संभव नहीं हो रहा है। आप सबको मेरे एक अनुरोध है कि आप इन सारे डाउट्स को एक कॉपी में लिख के रखें, चैप्टर वाइज। जब भी आपको जो मन में आ रहा है, कोई शंका मन में आ रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे तो मुझे पूछ ही सकती हैं, लेकिन अगर कुछ डिस्कशन है या आप कुछ इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही और इंटरेक्शन से ही समझ में आएगी, तो या तो आप मुझे फ़ोन कीजिए डायरेक्टली, आपको मेरा फ़ोन नंबर पता है, और नहीं तो आप ये सारा चीज़ को लिख के रखिए, क्योंकि जब कॉलेज खुलेगी तो शायद हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम इन सारे चीज़ों को रिपीट करें, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि रिवाइज़ करें चैप्टर वाइज। मैं आपका डाउट्स भी क्लियर करूँगी। आई एम श्योर हमें उतना समय मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वक्त जो मिलेगा, वी विल डू अ वेरी फास्ट रिविजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव डन। लेकिन उस समय मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपका डाउट्स भी सॉल्व करूं और आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लूं, लेकिन उसके लिए आपको भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, ठीक है? आपको भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि आप अपने डाउट्स को लेके तब आए। फ़िलहाल जब तक कॉलेज नहीं खुल रहा है, हम लोग इसी तरह से हमारे क्लासेस को चलाते जाएंगे, और मैं जानती हूँ, आई एम 100% श्योर कि आप पढ़ रही हैं अच्छी तरह से, और आप बहुत अच्छा करेंगी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद दिस चैप्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में हमने टाइप्स किया है, मीनिंग किया है। अब आते हैं हम लोग कॉजेज़ पर, यानी कारणों पर। अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम लोग कुछ जनरल कॉजेज़ को पहले डील करेंगे, उनको समझेंगे, और फिर इकोनॉमिक्स का जो रिलेटेड कॉजेज़ होंगे, यानी आर्थिक कारणों पर हम नज़र डालेंगे, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉज, दैट इज़ लो लेवल ऑफ एजुकेशन। आज के वर्तमान युग में अगर आप देखें चारों तरफ, तो सबसे अहम बात यही हो जाती है कि हमारा जो एजुकेशन प्रणाली है, जो सिस्टम है शिक्षा का, इस सिस्टम में मैक्सिमम लोग इस एजुकेशन को अवेल नहीं कर पाते हैं। कई वजह हो सकते हैं इसके लिए। सो अ लो लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अधिकतम लोगों के पास मास स्केल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन या नॉलेज बेस वो लो लेवल है, काफ़ी कम है, जो कि एक नौकरी या एक कोई भी कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है। Why so? Because better qualified people are more in demand, they easily find a job, and most of the jobs want well qualified people with good skills. तो मैक्सिमम अधिकतम जगह पर लोगों को उनकी तकनीकी तथा उनकी शिक्षा और ज्ञान के लिए ही रखा जाता है, और इन सब में कमी के कारण उनको सही काम नहीं मिल पाता है, या काम ही नहीं मिल पाता है। और जितनी कम एजुकेशन लेवल होगी, वो लोग जिनका एजुकेशन लेवल कम होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट के रिस्क में ज़्यादा रहेंगे। सो अ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन पुट्स पीपल एट अ हायर रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी कोई भी कंपनी नियुक्त करती है, तो वो यही सोच के नियुक्त करेगी कि प्रोडक्टिविटी उस एम्प्लॉय का काफ़ी ऊंचा होगा। ऐसा नहीं होने के कारण लोग अपना जो है, जब भी रिट्रेंचमेंट करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, यानी नौकरी से लोगों को निकाल के कॉस्ट कटिंग करते हैं अपने प्रोडक्शन का, तो उन लोगों को निकाल देते हैं पहले ही जिनका क्वालिफिकेशन नॉलेज बेस या स्किल बेस कम है, जिनकी कुशलताएं कम है, जिनका ज्ञान कम है, उन्हीं को पहले नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो अ, आज के वर्तमान समय में जहाँ पे कंपटीशन लेबर मार्केट में बहुत ऊंची है, so the level of competition is so high in the labor market that any kind of a drop in the level of knowledge or skill leads to unemployment.
तो एम्प्लॉयबिलिटी जो होती है वो इंसान की तभी हो पाती है जब, या ऊंची रहती है जब उस इंसान में स्किल फैक्टर्स अच्छे हों, एजुकेशन लेवल अच्छा हो और उसमें ज्ञान भी हो. ओके, नाउ सेकंड वी कम टू द सेकंड कॉज, दैट इज मेंटल इश्यूज. मेंटल इश्यूज यानी मानसिक कारण. आप अक्सर सुनती होंगी या देखती होंगी कि लोगों की एटीट्यूड या मानसिकता किसी नौकरी के प्रति बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी कार्य के प्रति, कितना भी छोटा कार्य हो या कोई भी बड़ा कार्य हो, किसी भी कार्य के प्रति उनका जो एटीट्यूड होगा, उनका जो पर्सपेक्टिव यानी उनकी जो दृष्टिकोण होगी, उनके जो विचार होंगे, वो किस तरह से उस काम को कर रहे हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है. So mental health issues are one of the greatest reasons of unemployment. कहा जाता है आज के वर्तमान युग में कि मानसिक जो स्वास्थ्य है लोगों का, वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण होता है. People who suffer from mental problems have no motivation or are unable to apply for jobs in a proper manner, or even they are not able to work. Even if they get a job, they are not able to work and be much productive in that work for a long time, so they lose their jobs. जिनको मानसिक तनाव का शिकार जो लोग होते हैं, या उनको कोई भी मानसिक रोगग्रस्त होते हैं, या मानसिक रूप से वे इतने सक्षम या इतने आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उनमें वो मोटिवेशन टू वर्क यानी कार्य करने के लिए जो मानसिक क्षमताएं होती हैं या कार्य करने की जो इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है, इन सब चीज़ों में कमी होती है. कई बार हम देखते हैं कि लोग या तो इंटरव्यू में सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं, या उनका जो जॉब्स में अप्लाई करने का तरीका है वो सही नहीं होता है. और सबसे जो अहम वजह आज के ज़माने में है, आज के वर्तमान स्थिति में है, वो है लोगों को जब नौकरियां मिल जाती हैं तो वो उस नौकरी में वो टिक के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि टीम वर्क यानी लोगों के साथ मिलजुल के काम करने की जो मानसिकता है कई लोगों में नहीं होती है. कई लोग काम करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल वो गिरने लगती है. आराम ज़्यादा पसंद करते हैं या ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं, हर चीज़ में वो उसको स्ट्रेस होने लगता है, वो काम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं. तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ के कारण जो है उनकी जो कार्य की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो पुअर होने लगती है. कई लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं काम पर, काम बहुत प्रेशराइजिंग महसूस, वही काम दूसरे लोग बड़े हंस खेल के कर लेते हैं और कुछ लोगों को बड़ा प्रेशर महसूस होता है. तो ये सारा चीज़ जो है वो मेंटल इश्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, और इसके लिए भी बहुत लोग या तो काम नहीं कर पाते हैं, या तो काम मिलने के बावजूद भी उसको छोड़ देते हैं और अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट इशू, दैट इज़ फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ या फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स. स्वास्थ्य एक अहम भूमिका निभाती है हमारे रोज़ की ज़िंदगी में, और ख़ास करके हमारे कार्य के क्षेत्र में. Physical issues also contribute extremely and in an increased manner for unemployment. Health issues या स्वास्थ्य की जो धारणा है, या आप कह सकते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य जो है वो इतनी अहम है कि इसके बिगड़ने पर या सही नहीं होने पर बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न होती है. खास करके उन लोगों के लिए जो किसी रोग से ग्रस्त हैं या किसी डिसेबिलिटी के शिकार हैं, उनके लिए नौकरी या कार्य प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल बात होती है. हम लोग जिनको कहते हैं कि स्पेशली एबल्ड हैं और उनको कुछ खास काम छोड़ के बाकी सारे काम वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कार्य ढूंढना या उनके लायक कार्य मिलना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है. इसके अलावा भी अगर कोई इंसान हेल्थ इश्यूज से ग्रस्त है, क्रॉनिक डिजीज़ यानी चिरकालीन कोई समस्या है,
स्वास्थ्य की। तो ऐसे लोगों को भी कंपनी या कहीं भी कार्य के क्षेत्र में ज़्यादा दिन तक लोग नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। चौथी समस्या जो है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, अर्थात लिंग विभेदीकरण। आज के वर्तमान वैश्विक जगत में और इस विश्व बाज़ार में, जहाँ पे लेबर मार्केट सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि लेबर मार्केट पूरे विश्व के लिए एक ही लेबर मार्केट की तरह काम करती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जेंडर गैप देखने को आता है। ये जेंडर गैप हमारे वुमेन एम्पावरमेंट कार्यक्रम या किसी भी तरह के इक्वालिटीज़ के कार्यक्रम के बावजूद अभी भी दिखता है। ये जेंडर गैप यानी लिंग का जो अंतर है, विभेद है, ये लिंग का विभेद और अंतर केवल और केवल भारत जैसे देशों में नहीं, बल्कि एडवांस नेशंस में भी पाया जाता है। हो सकता है कि वहाँ का जेंडर गैप की प्रतिशत थोड़ी हमारे देश से कम है, लेकिन वहाँ पे भी विद्यमान है। हर जगह आप देखेंगे कि स्त्री एवं पुरुषों को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं किए दिया जाता है। कई बार आपको इनकी सैलरी या वर्क कॉम्पनसेशन, जिसको हम कहते हैं, वर्क कॉम्पनसेशन पैकेजेस में फ़र्क दिखेगा, वर्क के कंडीशंस में फ़र्क दिखेंगे, और अधिकतम समय में पुरुषों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है या ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है नौकरी मिलते वक्त। लोग महिलाओं को इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं, कई बार उनकी जो एज है वो ऐसे एज में अगर पहुंचती है कि उनकी शादी हो सकती है, तो लोग उनको रिक्रूट नहीं करना चाहते, उनको नौकरी नहीं देना चाहते, ये सोचते हैं कि वो शादी करके नौकरी छोड़ देगी। दूसरी वजह होती है कि महिलाएं जो है एक समय के बाद रिप्रोडक्टिव साइकिल में जाने के बाद वो माँ बनती हैं, संतान को जन्म देती हैं। इसे बड़ी नकारात्मकता से देखी जाती है। इसे ये नहीं समझा जाता है कि इससे जनरेशन्स बढ़ते हैं या ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक महिला के जीवन में और एक देश के भी भविष्य के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसको बड़ा नेगेटिविटी से देखा जाता है कि महिला की प्रोडक्टिविटी उस वक्त कम हो जाएगी। ये बहुत दुख की बात है कि आज के 21वीं सदी में भी लोग इस तरह के सोच और विचार को धारण किए हुए रहते हैं, और इसे हमारे सिर्फ देश में नहीं लेकिन विभिन्न और देशों में इसके कल्चर और इसके ट्रेडिशन के नाम पे लोग इसको ब्लेम करते हैं। पर ये इस तरह के जो लिंग भेद है वो आज भी है। कई दशाओं में आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, या रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कुछ कंपनियों में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो कुछ हिस्सों में महिलाओं को नौकरी देना या कार्य में नियुक्त करना पसंद नहीं करती हैं। आपको भी पता है कि जैसे आर्मी में कई पोस्टिंग में महिलाओं को नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से जो है महिलाओं का जो एटीट्यूड या महिलाओं का जो हौसला है वो भी कमज़ोर हो जाता है। कई जगह पे महिला चाह के भी कार्य नहीं कर सकती हैं और उन्हें घर बैठना पड़ता है। ओके, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं बिना कार्य के रहने के लिए मजबूर होती हैं। घरों से भी उनको अनुमति नहीं मिलती है कि वो सारा का सारा काम करे, हर नौकरी में या हर क्षेत्र में आगे बढ़े। और ये सिर्फ बड़े शहरों में ही देखा जाता है जहाँ पे महिलाओं को पूरी छूट मिलती है कि वो अपना कार्य क्षेत्र को चुने या अपने कैपेसिटी और क्षमता के अनुसार अपने कार्य को करें। नेक्स्ट इज़ रेसिज्म। रेसिज्म मतलब जाति भेद। रेसिज्म भी आज वर्ल्ड वाइड देखी जाती है, especially in regions with high concentration of fundamentalist and racist tendencies, and especially where there are people with different skin color. It's very hard to find a job there. वर्ल्ड में एडवांस कंट्रीज़ में भी ये देखा जाता है जहाँ पे अक्सर विभिन्न देशों के और एथनिक बैकग्राउंड यानी अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। वहाँ पे लोगों को उनकी जाति के अनुसार या उनके स्किन कलर के अनुसार विभेद किया जाता है, उनमें अंतर किया जाता है।
उनको कार्य देना या ना देना उनकी क्षमताओं पर नहीं, बल्कि उनके जाति, उनके संस्कार, उनके स्किन कलर पर बेस किया जाता है या उस पर निर्धारित की जाती है। भारत में भी कुछ हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ जाति ही नहीं बल्कि धर्म के अनुसार भी कई बार भेद होता है, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। लोगों को उनकी क्षमताओं के अनुसार कार्य देना चाहिए, ना कि उनके जाति और उनके कलर के ऊपर। नेक्स्ट इज मॉबिंग। सम पीपल बिकम विक्टिम्स टू मॉबिंग एट वर्क। मॉबिंग मतलब जैसे कि किसी का किसी पर डोमिनेशन करना या उन पर हावी हो जाना। और बहुत क्वालिफाइड होने के बावजूद भी कई बार होता है कि बॉस या कोई टीम मेंबर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि अच्छे क्षमता वाले लोग भी उस नौकरी को छोड़ देते हैं और घर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशंस है वो उनकी मानसिक तनाव के लिए दायित्व रखती है और मानसिक तनाव उनका बढ़ जाता है। सो पीपल इफ़ दे हैव good qualifications, good skills, and they are bullied or they are dominated by other people who are not so good, then these qualified people find it stressful and they become unproductive or they lose their jobs at the end and remain unemployed. कई बार लोग अपना कार्य क्षेत्र से हार मान जाते हैं क्योंकि उनकी बॉस जो है वो शायद उनकी उनकी मानसिकता से अलग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़ोर डालते हैं और अपना पावर एंड पोजीशन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कई बार होता है कि उनके अपने ही कोई साथी ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव डालता हो और उनको एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर दे रहा है। तो इस तरह के जो कंडीशंस ऑफ वर्क होते हैं, जो कार्य के स्थिति होते हैं, इससे लोग ज़्यादा दिन तक खुश होके या अच्छा से काम नहीं कर पाते। अंत में थोड़े समय के बाद वो अपना काम या कार्य क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो इस स्ट्रेस को, इस दबाव को नहीं ले पाते हैं।